साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस में 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस सेक्शन से हम उनको आज देखने की कोशिश करेंगे। इस बार साइंस सेक्शन से बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे, करीब 10 क्वेश्चन आए थे। हम उनको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। आइए देखते हैं। पहला कह रहा है निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हम रांस्टेन ने किया था। याद रखिएगा कि अगर हमें पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। जो आपका रेडियो का आविष्कार था वो एक इटली के साइंटिस्ट थे, मार्कोनी। क्या नाम था उनका? मार्कोनी। बहुत बार पूछे इसलिए याद कर लीजिएगा कि जो रेडियो का आविष्कार था वो मार्कोनी साहब ने किया था। ठीक है। बिजली का आपको पता, बिजली बोल को पता है आपको, एडिसन साहब का जानते हैं आप। और बचा एक्सरे मशीन। तो जो एक्सरे मशीन है इसी का आविष्कार विल्हम रांस्टेन ने किया था, जिसके लिए इनको 1901 में जो पहला भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार था इनको दिया गया था। किसको? विलियम रांस्टेन को। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है। आइए, अब आपको पता होगा कि जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो होती है गामा रेस की। किसकी होती है? गामा रेस की। अब गामा से कम होती है एक्स रेस की। तो इस एक्स रेस में है कहीं ये। चलिए एक्स रे हो गया। अब अगर आप चाहते हो कि इसको आप एक सीरीज में, तो आपको पता होगा कि जब सबसे कम होती है वो रेडियो वेव्स की होती है, रेडियो तरंगे बोलते हैं। रेडियो वेव्स की सबसे कम होती है, उससे ज्यादा होती है फिर माइक्रोवेव्स की। उससे ज्यादा किसकी होती है? माइक्रोवेव से। माइक्रोवेव से ज्यादा फिर इंफ्रारेड की होती है, जिसको अवरक किरणें बोलते हैं, इंफ्रारेड। और फिर इंफ्रारेड से ज्यादा फिर विजिबल रेज होती है। विजिबल रेज के बाद फिर आपकी अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज बोलते हैं, यूवी रेज। और फिर लास्ट में आपकी आती है, यूवी रेज के बाद में आती है फिर आपकी आती है एक्सरे, और एक्सरे के बाद आती है आपकी गामा रेज। अगर यहाँ पे गामा होता तो हम गामा को लगाते, बट यहाँ पे ऑप्शन हमारा क्या है? एक्सरे है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है। ठीक है। किसका वेग अधिकतम को पता है? जो सबसे अधिक वेग होता है किसका होता है? लाइट का होता है, तो सर्वविदित है। ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होगा। आपको पता है जो ध्वनि होती है, ध्वनि की चाल जो होती है, जो उसकी जो स्पीड होती है साउंड की, वो डिपेंड करती है मीडियम पे। उसकी जो सबसे अधिक सबसे अधिक जो स्पीड होती है वो होती है सॉलिड में, उससे कम होती है लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैसेस में। सबसे कम अधिक किस में? सॉलिड में। तो सॉलिड में क्या है? निर्वात में तो भाई सबसे कम होगी। वायु में भी वही हालचाल है। जल और इस्पात, जल और इस्पात में देखिए आपको पता है इस्पात क्या है? स्टील, ठोस है, तो इसमें इसकी स्पीड सबसे अधिक होगी। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइंस्टीन को निम्न में से उसके उनके उनके होने थे और सम्मान दवाई किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए, विशिष्ट ऊर्जा के सिद्धांत के लिए, ब्राउनिंग गति। आपको पता है, पहले देखिए ब्राउनिंग गति को एलिमिनेट करिए, क्योंकि ब्राउनिंग गति का सिद्धांत किसने था? रॉबर्ट ब्राउन ने दिया, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है। अब आते हैं स्पेसिफिक हीट पे, प्रकाश विद्युत सिद्धांत के लिए और सापेक्षता सिद्धांत के लिए। आपको पता है अधिकतम लोगों ने ये सापेक्षता सिद्धांत माना होगा, क्योंकि जो आपका एमसी स्क्वायर वाला वो सब लोग इसी को मारते हैं, बट नहीं, उनको जो नोबेल दिया गया था, ठीक है, वो दिया गया था प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए। कौन सा? प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए दिया गया था, जो कि अबाउट 1921 में दिया गया था। कब दिया गया था? 1921 में नोबेल जो नोबेल दिया गया था इनको, आइंस्टीन साहब को, वो प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए दिया गया था। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा अर्धचालक है। एक होता है चालक, चालक, अर्धचालक। जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम, दो तत्व हैं, बहुत सारे हैं। सिलिकॉन हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक है। ये ऐसे जो तत्व हैं वो आपके अर्धचालक की तरह काम करते हैं। अर्धचालक उन्हें कहते हैं जो ऐसे तो कुचालक की तरह कार्य करते हैं, बट उनको हीट दे दें तो फिर वो चालक की तरह वर्क करने लगते हैं, उनको हम अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। देखिए अब इस थोड़ा ऑप्शन देख लेते हैं क्या उल्लू बनाया गया है। भाई शीशे, शीशे में तो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक है। आइए चांदी की बात करते हैं। हमको पता है चांदी सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है, ये तो होगा नहीं। एल्युमिनियम को पता है घरों में लगा होता है, ये भी बेस्ट कंडक्टर। तो मतलब अगर आप एलिमिनेट करना जानते हैं तो आराम से इस क्वेश्चन को आप कर लेते हैं। नेक्स्ट हो रहा है ग्रेफीन क्या होता है। कार्बन का मिश्र धातु है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, कार्बन का समस्थानिक है, निम्न में से कोई नहीं। इसको पहले हटा देते हैं। कार्बन का समस्थानिक, आपको पता है कार्बन का समस्थानिक तो वो होता है C12 होता है और C14 होता है। दो ही समस्थानिक मेन मिलते हैं, समस्थानिक तो है नहीं। कार्बन का नैनो प्रतिरूप और कार्बन के मिश्र धातु। कार्बन की मिश्र धातु नहीं है, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि न्यूज में भी था कि चाइना ने ग्रेफीन पे बहुत अच्छा वर्क किया, रिसर्च किया है। और ग्रेफीन जो होता है वो कार्बन के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। ग्रेफीन क्या होता है? कार्बन के नैनो पार्टिकल्स होते हैं। इसमें चाइना ने बहुत अच्छा वर्क किया था, इसलिए न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन ही आया था। ठीक है। आई नहीं, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा की गई थी। आपको पता है डीएनए का जो डबल हेलिकल मॉडल था वो किसने था? वॉटसन क्रिक ने। सबको पता है कि जो डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने था? वॉटसन क्रिक साहब ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? देखिए विटामिन सी का जो बेस्ट स्रोत होता है वो क्या होता है, हमारा आंवला होता है। क्या? आंवला। चलो ऑप्शन देख लिया, एलिमिनेट कैसे होगा? भाई सेब में तो विटामिन ए मिलता है तो होगा नहीं। बचा हमारा क्या? गाजर। गाजर में विटामिन ए है तो ये भी होगा नहीं। तो बचे दो ऑप्शन, संतरा और सेब। आप संतरा और आंवला, आपको पता है संतरा में भी विटामिन सी होता है, बट सबसे अच्छा स्रोत पूछा है तुम्हारा क्या हो जाएगा? आंवला हो जाएगा। आइए, तो इसलिए हमारे 2018 में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे हमने उनको देख लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारा कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी वैल्यूएबल कमेंट्स हैं उनको जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। थैंक यू। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की 2019 में जो भी साइंस से क्वेश्चन आए हैं हम उसको डिस्कस करेंगे, और कैसे उसको आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं हम उसके बारे में भी देखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को देखना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, आइए। यूपी पीसीएस में साइंस सेक्शन से 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। 150 में 22 मतलब इसकी वेटेज आप समझ सकते हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर के कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नैफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ? मतलब ये कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू अगर हम जैसे कपूर को हम रख देते, कैंपर को हम रख कपूर को रख देते, नैफ्थलीन बॉल को हम रख देते हैं, तो आप देखते हैं कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद उड़ने लगता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन, इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं हम? सब्लिमेशन। हिंदी में क्या होता है? ऊर्ध्वपातन। मान लो आपको नहीं पता है, सपोज करिए, तो वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है? वाष्पीकरण का मतलब होता है जब पानी या कोई जब द्रव होता है, कोई लिक्विड होता है, जब धीमे धीमे वो उड़ने लगता है। ठीक है, जैसे पानी आप रख देते हैं, कुछ दिन बाद देखते हैं वो वेपराइज हो जाता है, ये वेपराइजेशन है। ठीक है, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण तो होगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट विसरण। विसरण का मतलब ये होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं हम? डिफ्यूजन, इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन। विसरण में होता है ये कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो कोई चीज मूव करती है उसको विसरण कहते हैं। तो ये विसरण नहीं है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है विकिरण। विकिरण का मतलब आपको रेडिएशन, भाई ऐसे कोई रेडिएशन इसमें बात ही नहीं। बच्चा हमारे क्या? ऊर्ध्वपातन। तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातन का मतलब सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी आपका सॉलिड सब्सटेंस, जैसे मान लीजिए कैंपर है हमारा, ये पहले लिक्विड में चेंज होना चाहिए, लिक्विड के बाद गैस में चेंज होना चाहिए, बट नहीं, जब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से आपका गैस में चेंज हो जाता है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित में से किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया गया? ये बहुत बार पूछा जाता है, जब से जियो का फाइबर चालू हुआ है ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं। देखिएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं हम? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन इंग्लिश में बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपकी वो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो आपके ऑप्टिकल फाइबर से जो कह सकते हैं मैसेजेस, या कह सकते हैं मैसेजेस कह सकते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन कहते हैं, एक जगह दूसरी जगह भेजी जाती हैं। अगला आप देखते हैं श्याम वीवर क्या है? ध्यान दीजिएगा, श्याम वीवर क्या है? ठीक है, तो आपको पता होगा जो श्याम वीवर होता है, श्याम वीवर को इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक होल। क्या कहते हैं हम? ब्लैक होल। तो ब्लैक होल का मतलब ये होता है कि अब आपको पता है ब्लैक होल आपको गैलेक्सी वगैरह के आसपास मिलेगा, तो भाई हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेखक ये भाई नहीं। फिर कह रहा है सूरज पर एक धब्बा, ये भी नहीं है ब्लैक होल। अंटार्कटिका की एक सतह, ये भी नहीं है। तो क्या? सिमटा हुआ तारा। आपको पता है जो ब्लैक होल है ये क्या है? एक सिमटा हुआ तारा ही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। और आपको पता है ब्लैक होल अभी भी प्रसार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? आवेशित का मतलब जब उसको हम चार्ज करते हैं, जैसे कोई साबुन का बुलबुला है, ठीक है, अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव पार्टिकल्स भी होंगे। जब इसको हम चार्ज करेंगे, इसको हम कह सकते हैं कि चार्ज करेंगे, तो क्या होगा? तो याद रखिएगा जब भी हम किसी साबुन के बुलबुले को हम चार्ज करते हैं उसकी जो त्रिज्या होती है, उसकी जो रेडियस होती है वो डिक्रीज करती है। रेडियस क्या करती है? डिक्रीज। जैसे मान लो इतना बड़ा है, इसको हम चार्ज देंगे तो इसकी जो रेडियस होगी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रेडियस की इसकी, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जब चार्ज करेंगे तो रेडियस इसकी बढ़ जाएगी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन ये नहीं होगा। जब भी हम किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसकी जो रेडियस होती है वो बढ़ती है, घटती नहीं है। ठीक है, सॉरी मैं गलती से उल्टा बोल दिया, बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से इतना ही है। जब चार्ज ज़्यादा देंगे तो इसके अंदर कुछ और गैसेस सब्सटेंस बनेगी, इसकी चार्ज क्या होगी? बढ़ जाएगी। इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। त्रिज्या क्या होती है इसकी? बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती। बिल्कुल, आपको पता है कि जो थर्मस में होता ये है कि इसमें ना तो एनर्जी आती है ना मास आता है। मीन्स आपको याद होगा थर्मोडायनेमिक्स का रूल कि ये ना तो आपके एनर्जी के, ये ना तो एनर्जी के पार्टिकल को अंदर बाहर मूव करने देता है, इसके साथ साथ ना ही ये मास के पार्टिकल को मूव करने देता है। तो आप कह सकते हैं
थर्मस में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, तो संचालन ये भी सही है। संवहन तथा विकिरण दोनों के दोनों ही सही, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि चाल ये थर्मस फ्लास्क आपका इसी पे वर्क करता है कि ना तो एनर्जी और ना ही मास को ये अंदर बाहर होने देता है। उसको ये एडियाबेटिक बोलते हैं, ये फुल्ली एक एडियाबेटिक ऐसा एडियाबेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसके चलते कि जो एनर्जी है वो अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रकरण बोलते हैं, हिंदी में रुद्धोष्म प्रकरण, इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए, और याद रखिएगा कोई भी आज तक 100% एडियाबेटिक चीज नहीं बनी है, क्योंकि आपको पता है किसी भी तरह का एनर्जी कुछ ना कुछ तो बाहर निकलती ही है। इसलिए यही कारण है कि 8 या 10 घंटे बाद थर्मस में भी चीजें गर्म होती है तो ठंडी हो जाती है, ठंडी होती है तो गर्म होने लगती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है? कैल्शियम विद्यमान होता है चीनी मिट्टी में, जिप्सम में, कोरंडम में, टैल्क में। तो आपको पता होगा जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? जिप्सम का फॉर्मूला होता है, याद करिए थोड़ा सा, अगर जिप्सम का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है, किसका? डॉट 2H2O, CaSO4 डॉट 2H2O जिप्सम का फॉर्मूला है। और यही आपसे पूछते, और जिप्सम की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? पीओपी। क्या बनाते हैं हम? पीओपी। पीओपी को क्या बोलते हैं हम? प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बहुत बार ये पूछा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। तो होता ये है कि जब इसी जिप्सम में से हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देते हैं तो हमारा पीओपी बन जाता है। पीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला भी होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O। क्या होता है? डॉट हाफ H2O। ये हमारा पीओपी का फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 डॉट हाफ H2O। और ये आपका जिप्सम का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट 2H2O। अगर आपको ये ना दिया गया हो, क्योंकि आपको हाफ मॉलिक्यूल तो हम लिख नहीं सकते हैं, तो अगर ये दिया गया हो कि 2 CaSO4 डॉट H2O, तो ये भी सही है, ये भी सही है आपका, क्योंकि पता है ना कि हाफ मॉलिक्यूल हम लिख नहीं सकते हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 CaSO4 डॉट H2O, ये सही है। ठीक है, ये किसका है? पीओपी का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। और जब CaSO4 डॉट 2H2O हो जाएगा तो ये आपका किसका फॉर्मूला है? जिप्सम का। और जिप्सम में क्या है? कैल्शियम अवेलेबल है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? याद रखिएगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको पता है कृत्रिम वर्षा, बार बार हम देख रहे हैं जो कृत्रिम वर्षा होती है ये किसके चलते होती है? तो आपको पता है सिल्वर आयोडाइड को जब शुष्क ऑक्सीजन के साथ, या सॉरी शुष्क CO2 के साथ या डाई के साथ मिक्सअप करते हैं तो आपकी कृत्रिम वर्षा होती है, जो कि चाइना अक्सर कराता रहता है। ये सही है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, हाँ, लिथियम बाइकार्बोनेट जो होता है, जो भी कह सकते हैं कि जो डिजीज जिनको गठिया हो जाता है तो उनकी बॉडी में जो पेन्स होते हैं उनको ठीक करने के लिए लिथियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं दूधिया मैग्नीशिया, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला हमारा होता है सॉरी MgOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला क्या होता है? MgOH का होल ट्वाइस होता है। और ये जो MgOH का होल ट्वाइस है इसको हम एंटी एसिड की तरह या एंटा एसिड की तरह प्रयोग करते हैं। जो है बहुत ज़्यादा गैसेस बन, जैसे डिस्प्रिन हो गया, इनो हो गया, इन सब में आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ होता है एज एंटासिड के फॉर्म में। तो ये भी सही है हमारा। तो याद रखिएगा, पूछता है कि दूधिया मैग्नीशिया या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज़ कहाँ होता है? तो याद रखिएगा प्रति अम्ल या एंटासिड के फॉर्म में यूज़ होता है। और बुरा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। और ये बताइए कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण होता है क्या, और इसमें सिल्वर ब्रोमाइड का क्या रोल करती है? ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब करें सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही सम्मिलित करिए। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं इसमें हमारा क्या क्या सही है और कौन कौन सा इसमें सही नहीं है। अलवणीकरण, ठीक है, समुद्री जल, भाई बिल्कुल बात है। जो आपका समुद्री जल होता है इसको हम अलवणीकरण के थ्रू ही, इसमें जो लवण होते हैं या कह सकते हैं जो सॉल्ट्स होते हैं उसको अलग करके ही उसको हम प्रेशराइज करते हैं। बिल्कुल सही है। क्या आपको पता है कि जो आपका समुद्री जल होता है जैसे इसराइल वगैरह में, वहाँ उन देशों में पीने के पानी की बहुत कमी होती है, तो अलवणीकरण, उसमें जो सॉल्ट्स अवेलेबल होते हैं उसको छानते हैं। तो ये प्रोसेस तो सही है। दूसरा कह रहा है पेयजल प्रतिलोम प्राशरण, इसको बोलते हैं हम ऑस्मो रेगुलेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस। ये भी सही है भाई। आपको पता है सबके घरों में लगभग RO लगा ही होता है आजकल, या जो भी मशीन पानी को छानती है वो उसी पे बिलोंग करती है। तो ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ये भी सही है भाई। पेयजल के लिए क्या करते हैं हम? रिवर्स ऑस्मोसिस सही है। नेक्स्ट कह रहा प्रोटीन, प्रोटीन का विकृतीकरण। हाँ, ये बहुत ही बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रोटीन जो होता है जब उसको हम हीट दे देते हैं तो डी नेचर्ड हो जाता है। क्या होता है? डी नेचर्ड। तो
डीनेचर्ड को इंग्लिश में बोलते हैं विकृतीकरण बोलते हैं। तो भाई प्रोटीन, जैसे दूध है, दूध को अगर फट जाता है तो उसका प्रोटीन नष्ट हो जाता है, तो क्या होता है, उसको बोलते हैं डीनेचुराइज्ड, ठीक है, डीनेचर्ड प्रोटीन। तो हाँ सही बात है, प्रोटीन का आपका डीनेचुरेशन होता है। पास्चुराइजेशन चाय का कहाँ पास्चुराइजेशन, पास्चुराइजेशन किसका होता है, मेनली मिल्क का होता है। पास्चुराइजेशन किसका होता है, मिल्क का होता है, चाय का पास्चुराइजेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। पास्चुराइजेशन में आपको पता होगा कि बहुत ही तेजी के साथ बहुत कम समय के लिए किसी सब्सटेंस का हीट बहुत तेजी से बढ़ाते हैं और फिर तुरंत घटा देते हैं, उसको हम पास्चुराइजेशन कहते हैं। इससे होता है कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरसेस जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उसी को हम पास्चुराइजेशन कहते हैं, जिसकी डिस्कवरी आपकी लुई पास्चर साहब ने की थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, ठीक है। शाकनाशक मतलब जो भी प्लांट्स वगैरह उसको किल करने का जो काम करेगा उसको हम शाकनाशक कहते हैं। पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है। पोटेशियम परमैंगनेट, लाल दवा, कभी पॉसिबल नहीं है कि क्या होता है KMnO4, ये तो होगा ही नहीं। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2 ये भी नहीं है। तो बचा हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड। जो सोडियम क्लोराइड होता है ये शाकनाशक जो दवाएं होती है, जो कि जैसे बहुत ज़्यादा घास वगैरह जम जाती है, आपने देखा होगा, या इसके साथ साथ जो धान की खेतों वगैरह में जो हार्मफुल जो घास आ जाती है, वीड्स बोलते हैं इसको, वीड्स आ जाते हैं, उनको हटाने का काम जो उसमें मेडिसिन में सोडियम क्लोराइड भी यूज होती है। इसके साथ साथ वीड्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी किसी फसल में अपने आप उग जाते हैं और यूजफुल न्यूट्रिएंट को वो उस फसल से ज्यादा लेने लगते हैं, जिससे कि उस फसल की ग्रोथ रुक जाती है, उसको वीड्स कहते हैं। और वीड्स को किल करने के लिए, खत्म करने के लिए जो मेडिसिन दिया उसको वीडिसाइड बोलते हैं, वीडिसाइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, शाकनाशक है, वीडिसाइड है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है, हमें इसमें सही उत्तर चुनना है। देखिए अब जैसे, अब जब भी ऐसे आ जाए तो हमें घबराना बिल्कुल नहीं है, हमें एक एक करके इसको कह सकते हैं कि करना होता है, ठीक है, सही करना होता है। अब आपको पता है जो केवलार होता है, जो भी आपके ब्लड प्रूफ जैकेट्स वगैरह होते हैं, जो भी ब्लड प्रूफ जैकेट्स, ब्लड प्रूफ कार्ट वगैरह, कार वगैरह, या देख लेते हैं जो भी ब्लड प्रूफ सब्सटेंस होते हैं, उसमें केवलार का यूज होता है। और केवलार क्या एक संश्लेषित रेशा है। जैसे मान ली हमने एक ब्लड प्रूफ जैकेट ले ली, अब इस ब्लड प्रूफ जैकेट में इसकी जो अलग अलग लेयर्स की 5-6 लेयर में इसमें जो अलग अलग लेयर्स होती हैं, तो उसमें केवलार का यूज किया था। केवलार का काम ये कि इतना टफ होता है, जैसे गोली इसके अंदर अगर इंटर कर गई तो धीरे धीरे उसकी स्पीड को कम करेगा, कुछ फिर ये वाली लेयर उसको कम करेगी, और करते करते आदमी इसमें गोली एम्बेडेड या फंस जाएगी। तो केवलार का काम क्या है, एक संश्लेषित रेशा है जो कि ब्लड प्रूफ जैकेट्स वगैरह में काम आता है। तो इसका केवलार का क्या हो जाएगा, ए का दो, 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 हाँ ए का दो, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट होगा। हमें एक आता है तब की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको पता है जो जिंक फॉस्फाइड है, जो आपका जिंक फॉस्फाइड बार बार आ रही है, हमारे क्या होता है, रोडेंट नाशी बोलते हैं, या हिंदी बोल सकते हैं कृंतक नाशी। कृंतक नाशी जो आप देखते हैं चूहे मारने की जो दवा आती है, कृंतक बोलते हैं चूहों को, ठीक है, चूहे से रिलेटेड जो होते हैं, तो ये चूहों को मारने की दवा आती है, उसमें आपका जिंक फॉस्फाइड यूज होता है, ठीक है, उसमें जिंक फॉस्फाइड यूज होता है। तो सी का 4 देखिए, C का 4 मतलब ये वाला, ये ऑप्शन गलत हो गया। C का 4 मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। अब उसके बाद जो दो मिलता है उसको आप मिला लेंगे। अब जो टेक्सॉल होता है, जो कैंसरस डिजीज है, कैंसर की जो दवाएं बनती है उसमें टेक्सॉल का यूज होता है। कैंसर की दवाई में किसका यूज होता है, टेक्सॉल का यूज होता है, या कह सकते हैं कि टेक्सॉल जो होता है कैंसर वाली दवाओं में काम करता है। और बचा हमारा क्या, नाइट्रोसेलुलोसिस, इसकी क्या होता है, विस्फोटक की तरह काम करता है। आपको पता है कि टीएनटी और टीएनजी, ट्राई नाइट्रोटोलुइन और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ये दोनों ही एक तरह से नाइट्रोसेलुलोज हैं जो कि बम बनाने के काम आते हैं, बम बनाने के काम आते हैं, आतंकवादी खासकर इसका साथ जो सुरक्षा वाला होता है इसका प्रयोग करते हैं। तो नाइट्रोसेलुलोज क्या हो जाएगा, विस्फोटक हो जाएगा। टेक्सॉल क्या हो जाएगा, कैंसर रोधी दवा के रूप में काम करता है। केवलार का काम क्या है, संश्लेषित रेशा है जो ब्लड प्रूफ वगैरह जैकेट्स वगैरह बनाने में काम आते हैं। और हमारा बचा क्या, जिंक फॉस्फाइड, ये क्या रोडेंटनाशी, या कह सकते हैं कि ये कृंतक नाशी की तरह काम करता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इसके प्रयोगशाला में संश्लेषित होने के कालानुक्रम, इसका कालानुक्रम निकला तो होता है यूसीएन फ्लोराइड, नहीं सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है। ये क्वेश्चन पिछले वाले का ये रिपीट हो गया, तो आज के लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को फिर से कभी और मैं कराऊंगा, ठीक है, क्वेश्चन गलत है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये क्वेश्चन आयोग ने सही दिया होगा, मुझसे क्वेश्चन गलत हो गई, उसकी फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो प्रोटीन नहीं है, आपको पता है कि जो बाल होते हैं, बाल में भी एक केसिन प्रोटीन होता है, ये भी सही है। लूता रेशम, भाई रेशम है तो भाई रेशम किसी भी तरह का रेशम हो, अगर रेशम बना है, अगर नेचुरल रेशम हो तो प्रोटीन ही बनता है। जो शहतूत होती है, जो शहतूत पे जो कीड़े रहते हैं, सिल्कवॉर्म बोलते हैं, वो उनका प्रोटीन ही होती है, ये भी सही है आपका। खुर, हाँ, जो बाल होते हैं, जानवरों के भी बाल होते हैं,
इसके साथ उनके जो खुर होते हैं, जैसे गाय भैंस हो गई या कुत्ते हो, उनके जो खुर होते हैं, या हमारे भी नाखून होते हैं, हमारे भी तो नाखून खुर ही हैं, वो भी प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो बच्चा हमारा क्या, कपास। कपास शुद्ध नेचुरल है, और ये किसका बना होता है, ये सेलुलोज का बना होता है। तो कौन सा इसमें प्रोटीन नहीं है, कपास। आइए अगला देखते हैं हम। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी बहिस्रावी एवं हो जाएगा, अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो आपको पता है जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों, वो कौन सी है, अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं, पैनक्रियास। क्या बोलते हैं हम, पैनक्रियास। पैनक्रियास एक ऐसी ग्लैंड है जो इंडोक्राइन ग्लैंड और एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरफ वर्क करते हैं। इसको मिक्स ग्लैंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, मिक्स ग्लैंड। मिक्स ग्लैंड हम उन्हें कहते हैं जो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरफ वर्क करें, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हमसे बोला है तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो याद रखिएगा, जो तुलसी के पौधे होते हैं उनमें जो औषधि गुण होते हैं वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के चलते होते हैं। किसके चलते हैं, फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स को रट्टा मार लीजिए। तुलसी के पौधे में जो औषधि गुण होते हैं जो बहुत से डिजीज को क्योर करने में काम आते हैं, वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड कंपाउंड्स के चलते होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। आपको पता है, बार बार ये भी क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। जो आपका B1 है, विटामिन B1 जिसको बोलते हैं थायमिन। क्या बोलते हैं हम, थायमिन। विटामिन B1 को हम थायमिन बोलते हैं, और इसी की कमी से, जैसे पॉलिश करे चावल होगा, जैसे मान लीजिए चावल है हमारा, इसको अगर पॉलिश कर देते हैं, इसकी जो ऊपर की लेयर हट जाती है, ऊपर की लेयर हट जाएगी तो उसमें थायमिन हट जाएगा, और जब थायमिन हट जाएगा तो कौन सी डिजीज होगी आपकी, बेरी। आपको पता है घेंगा किसकी कमी से होता है, आपका आयोडीन की कमी से होता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है। वर्णांधता, वर्णांधता किसी कमी से नहीं होता है। वर्णांधता जो होता है एक जेनेटिक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज या अनुवांशिक रोग है जो वर्णांधता, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। हाँ वैसे भी अनुवांशिक के साथ साथ जो वर्णांधता है ये विटामिन ए की कमी से भी होता है, ठीक है। किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से भी होता है, इसको भी ध्यान देंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बेरी, जो कि थायमिन कमी से होता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा सुमेलित नहीं है, ध्यान देना हमें। विटामिन B6 धान की चोकर या राइस ब्रान में, विटामिन B2 कॉड लिवर, यही गलत है। तो आपको पता है कि जो कॉड लिवर ऑयल होता है इसमें विटामिन डी मिलता है बहुत अक्षर में। क्या मिलता है, विटामिन डी। जो कॉड लिवर ऑयल होता है, ये जो जो बड़ी मछलियां होती है उसके एक्रे से जो तेल निकलता है उसमें विटामिन डी मिलता है। क्या मिलता है, विटामिन डी। तो ये ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और बाकी सारे ऑप्शन क्या सही, क्योंकि आपको पता है विटामिन ई जो होता है गेहूं का जो अंकुर होता है, जैसे गेहूं का जो कह सकते हैं कि उसको जो स्प्राउट होता है गेहूं का, उसमें आपको बहुत ज़्यादा विटामिन ई मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सुअल डिजीज में हेल्पफुल होता है। विटामिन की आपको पता अल्फा अल्फा एक घास होती है जिसमें आपको विटामिन के बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है, और जो धान की चोकर होती है उसमें आपके विटामिन B6 या पैराडॉक्सिन आराम से मिल जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक को जिसमें एक को स्टेटमेंट ए और दूसरे को आपका फैक्टर या कारण आर बोला गया। देखना कह रहा है अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किया था। बिल्कुल सही बात है। जो मैक्सिमम जो विटामिन है वो हमारी बॉडी में तो संश्लेषित नहीं होते, जैसे विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये दोनों ही हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो हमारा क्या हो गया, ये तो गलत सही है। कह रहा मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्वों को ही संश्लेषित करता है। अरे भैया मानव बहुत से सूक्ष्म तत्वों को संश्लेषित करता भी है, नहीं भी करता है, तो ये तो गलत हो गया बिल्कुल। ए सही है, आर गलत है। ए सही, आर गलत, ये तो होगा नहीं। ए और दो ये भी नहीं, तो बचा हमारा क्या, ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कह रहा है एंजाइम्स के संदर्भ में, सॉरी, एंजाइम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा, एंजाइम के संदर्भ निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। तो चलिए इसमें ये बताने, ये नीचे की लाइन दूसरी गलत हो गई है कि एंजाइम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जैव प्रेरक होते हैं, हाँ, आपको पता है एंजाइम्स आर बायो कैटलिस्ट। जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। बायो कैटलिस्ट, ये बायो कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। और जहाँ पे भी जो भी हमारी बॉडी में जो बहुत सारे कह सकते हैं कि मैकेनिज्म है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म, मेटाबॉलिक मैकेनिज्म, उसके लिए बायो कैटलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर कह रहा है ये शरीर में उसी स्थान, ये स्थान हो जाएगा, ये शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां इनकी उत्पत्ति होती है। हाँ बिल्कुल, बायो कैटलिस्ट या एंजाइम्स मेनली वहीं पे कार्य करते हैं जहां ये बनते हैं मेनली, ठीक है। और जबकि जो हार्मोन्स होता है ठीक उल्टे होते हैं, हार्मोन्स बनते कहीं और कार्य कहीं और करते हैं। तो याद रखिएगा हार्मोन्स और एंजाइम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी है कि हार्मोन्स बनेगा कहीं और, कहा कहीं और करेगा, और एंजाइम्स जहां बनेगा जल्दी वहीं पे काम करता है। तो ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है माँ का दूध नवजात के लिए संपूर्ण आहार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से किस, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। आपको पता है
कि माँ के दूध में कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम सब मिलेगा। केवल दो ही चीज नहीं मिलती, विटामिन सी नहीं मिलता और एक लोहा नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? विटामिन सी और लोहा, क्योंकि विटामिन सी मिलेगा फट जाएगा, और लोहा नहीं मिलता है। इसलिए कुछ जगहों पे आप माँ के दूध को संपूर्ण आहार नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो आपको ये बात पता होगा, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है। जो तिलचट्टा होता है, इसमें तिलचट्टे में जो आपके रक्त है, ठीक है, वो सफेद होता है, कि उसमें हीमोग्लोबिन वगैरह नहीं होता है, ठीक है। इसलिए इसका रक्त क्या होता है? वो बिल्कुल व्हाइटिश होता है। क्या होता है? व्हाइटिश। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? आपको पता, बहुत बार रिपीट हो रहा है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण वाले जीवाणु कहाँ होता है? दाल में। जो लेगुमिनस प्लांट है, जिसमें आपके अरहर की दाल हो गई, सोयाबीन हो गई, उन्हीं सब के साथ जुड़ के अपना ये कह सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। अगला देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सुमेलित नहीं है? नहीं है बोला जा रहा है। ऑक्सीटोसिन। आपको पता है ऑक्सीटोसिन एक बिल्कुल हार्मोन है, जो कि आपकी सेक्सुअल डिजायर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ये मेल फीमेल दोनों में ही आपका सिक्रेट होता है। नेक्स्ट कह रहा है स्पार्टेम संश्लेषित मधुरक। हाँ, जो स्पार्टेम है ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जस्ट लाइक सक्रीन, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है नियोप्रीन। क्या नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है? हाँ, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। नियोप्रीन जो होता है बिल्कुल संश्लेषित रबड़ है, जिसमें आपका सल्फर के कंपाउंड भी यूज होते हैं। फिर कह रहा है रेयान। रेयान क्या है? रूपांतरित स्टार्च है? नहीं, रेयान जो है रूपांतरित स्टार्च नहीं है, ये एक विनिर्मित है, प्राकृतिक स्रोतों से ये प्राप्त किया जाता है। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो रेयान होता है ये विनिर्मित फाइबर है, जिसे प्राकृतिक स्रोतों से तथा वृक्ष और अन्य से भी प्राप्त किया जाता है। तो ये टोटली रूपांतरित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा गलत? हमारा ऑप्शन डी। तो इस तरह हमने 2019 के सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, ठीक है। अगर आपको हमारे कार्य अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके अवेलेबल कमेंट्स उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस 2020 के प्रीलिम्स में जो भी साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे, उनको हम कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, हम उसको भी देखेंगे। साइंस से करीब हर बार 15-16 क्वेश्चन आते ही हैं, और 2020 में भी करीब 15 क्वेश्चन आए थे। आइए जल्दी इनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? जो फायर अलार्म होता है, जो कि आग जब लग जाती है उसमें हल्ला करता शोर करता है, क्या देखिए फायर अलार्म में क्या किसका उपयोग कर सकता है? भाई पानी तो लगेगा नहीं, ठीक है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये हो भी सकता है। तो अभी 3 में से देखना है, ठीक है। आप ये बताइए क्या 24 घंटे सोलर सेल चार्ज रहेगी? नहीं। तो इसके लिए हम फोटो सेल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फोटो सेल का। क्वेश्चन आएगा जब भी कि फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, याद रखिए फोटो सेल का। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन नहीं था, दूसरे को कारण आर कहा गया है। आइए देखते हैं। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। प्रतीप शर्करा मतलब होता है इन्वर्ट शुगर, इन्वर्टेड शुगर या इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर थोड़ा इंग्लिश ज्यादा आवश्यक है, ठीक है। सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शुगर अधिक मधुर होती है, बिल्कुल सही है। इन्वर्ट शुगर सुक्रोज से ज्यादा मधुर होती है। दूसरा कह रहा है इन्वर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, जो सुक्रोज का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो आपका फ्रक्टोज और आपका ग्लूकोज में टूट जाता है, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में टूट जाता है। तो दोनों ही दोनों सही हैं। बट कह रहा है बट इसकी सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि जब ये अगर ये होता कि सुक्रोज की अपेक्षा इन्वर्ट शुगर अधिक मधुर है, क्यों मधुर है भाई? क्योंकि इसमें फ्रक्टोज ज्यादा है, बट फ्रक्टोज का कोई नाम ही नहीं है। तो इसलिए दोनों सही है, बट इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों ही सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सूची एक को सूची 2 से सुलमित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये सूची 1 है, सूची 2 है। एक में धातु है, दूसरे में उसके गुणधर्म प्रॉपर्टीज है। अब आपको पता है सबसे आसानी से कौन सा आप कर लेंगे। जैसे पारा, आपको पता है पारा जिसको मरकरी कहते हैं, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये द्रव अवस्था में होता है। रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? द्रव अवस्था। मतलब बी का 2, देखिए बी का 2 कहाँ है? बी का 2 मतलब ये ऑप्शन मिल गया हमें। सपोज कर आपको आता हो, देख लेते हैं। चांदी, आपको पता है चांदी जो होता है या आपका विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, मतलब सी का 1। सी का 1 है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। रुक जाए, रुकिए 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 रुकिए। सॉरी सॉरी सर, फिर से देख लेते हैं एक बार और। जैसे फिर से देख लेते हैं। जो आपका पारा होता है, पारा ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, भी सही है, ठीक है। सोडियम, जो सोडियम होता है ये चाकू से आसानी से कट जाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं चांदी, चांदी जो होता है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, मतलब सबसे बेस्ट सुचालक होता है। और फिर जो शीशा होता है ये हमारे क्या, ऊष्मा का कुचालक होता है। भाई देखते हैं कौन सा मिलता है। ए का 4,
ए का 4 मतलब ये इन दोनों में से कोई है, इसको हटा देते हैं। और इसमें क्या है, बी का 2, बी का 2 मतलब सी ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। और सी का 1, सी का 1 और डी का 3, हाँ मतलब ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान करके मिलाया करिए, ठीक है, देख मुझसे भी गलतियां होती जा रही है, ठीक है। बट सारे ऑप्शन मिला लेंगे, मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है, मतलब कौन सा इसमें आर्टिफिशियल नहीं है, वो नेचुरल है। आपको पता है लेक्सॉन, नियोप्रीन, टेफ्लॉन सारे के सारे लैब से बनाए गए हैं, बट फाइब्रोजिन क्या होता है, शरीर में बनता है। और इसके साथ साथ जो फाइब्रोनोजिन होता है, ये आपका नेचुरल सब्सटेंस से निकाला जाता है, तो ये हमारा क्या नेचुरल सब्सटेंस है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों से नीचे मतलब आपको मिलाना है आराम से, देखिए अब इसमें से देखिए कौन सा आपको आ रहा है, ठीक है। एक एक करके मिलाते हैं हम, ठीक है। अब आपको पता है जो कृत्रिम वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा वो कैसे होती है, सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड को, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। कृत्रिम वर्षा में सिल्वर आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड में जब हम ड्राई ऑक्सीजन या शुष्क CO2 मिक्स करते हैं, ड्राई आइस मिक्स करते हैं, तो फिर कृत्रिम वर्षा होती है। तो ये सी का एक देखिए किसमें है, इन दोनों में, मतलब ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। एक एक करके आपको एलिमिनेट करना है। अब आपको पता है कि जो जिंक फॉस्फाइड होता है, ये चूहे मारने की दवा है। चूहा क्या कृंतक होता है, तो आपको ये पता लग गया कि जिंक फॉस्फाइड होता है वो कृंतकनाशी है, तो इसका क्या हो जाएगा, डी का फोर किसमें है, ये वाला ऑप्शन, मतलब ये वाला सही हो गया। आइए और देख लेते हैं। फिर आपको पता है इयोसिन जो होता है, वो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पीसेस पूछा है, इयोसिन जो होता है लाल स्याही बनाने का काम आता है, क्या किसके काम आता है, लाल स्याही। जो आपका नीला तोता होता है, इसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, जो कि फंगिसाइड की तरह वर्क करता है। ये देख लेंगे इसको, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहले बात यूट्रिफिकेशन होता है, यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो रुके पानी होते हैं, किसी भी तरह का जो पानी होता है, उसमें जब नालियों का पानी या हमारे घरों का लैट्रिन का पानी जब ये सब पहुंचता है, सीवेज का वाटर, तो उसमें बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। और इन न्यूट्रिएंट के चलते जो पानी होता है, जिस जहाँ पे पानी इकट्ठा हो रहा है ये, तो उस पानी के चलते इसमें बहुत ज्यादा इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब पोषण इसका बढ़ जाता है। और जब इसका पोषण बढ़ जाता है, तो जो भी आपकी जलकुंभी होती है, जो शैवाल होते हैं सब, जो पानी की सतह पर रहते हैं, तो ये बहुत तेजी के साथ बढ़ते हैं, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो न्यूट्रिशन इस गंदे पानी से मिल गया, जैसे सीवेज के वाटर या फिर इस वाटर से इसको मिल गया, तो ये बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और जब ये पूरी तेजी से बढ़ेंगे, तो पूरे के पूरा जो हमारा तालाब है, इसको ये ढक लेंगे। और इसके साथ साथ जो इसमें ऑक्सीजन है, उसमें जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है, जिसको हम कहते हैं BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, उस पानी को भी क्या करेंगे, ये ज्यादा एब्जॉर्ब, पानी से जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे जो जलीय जीव जंतु होंगे, जो और भी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट है पानी के, वो मरने स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको हम यूट्रिफिकेशन कहते हैं। क्लियर, मैं फिर से समझा रहा हूँ। यूट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लिया हमारे सीवेज का पानी या फिर हमारे घरों का पानी, इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट होते हैं। जब ये गंदा पानी किसी तालाब में या किसी ऐसी जगह पहुंचता है जहाँ पे एल्गीज शैवाल ज़्यादा हैं, ठीक है, तो इनको बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन मिल जाता है इन सारे गंदे पानी से। इसके चलते इनकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होती है। जब इनकी ग्रोथ, इन एल्गीज या शैवाल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, तो होगा ये कि जो आपका पानी में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है, उसको बहुत तेजी के साथ एब्जॉर्ब करेंगे। और जब पानी का ऑक्सीजन तेजी के साथ एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो पानी में जो ऑक्सीजन है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में जो ऑक्सीजन है वो कम होता जा रहा है। इसके चलते जो जलीय जंतु होंगे, वो क्या होंगे, वो जल्दी से मरने स्टार्ट हो जाएंगे, या वो उनकी ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये यूट्रिफिकेशन होता है। कह रहा है ये जल में घुलित ऑक्सीजन कम करता है, बिल्कुल कम करता है भाई। जब यूट्रिफिकेशन बढ़ेगा, एल्गीज बढ़ेंगे, तो फिर आपका ऑक्सीजन अपने आप कम होगा। यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, हाँ बिल्कुल भाई। जल निकाय है, इसमें जब गंदा पानी ज्यादा जाएगा तो न्यूट्रिशन बढ़ रहा है ना, इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ रही है। तो ये हमारा क्या है, ये दोनों के दोनों ही सही, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है, मतलब आयरन जो होता है वो किसमें आपका अवेलेबल है, क्लोरोफिल, कोलेजिन, कैरोटीन और मायोग्लोबिन। तो जो मायोग्लोबिन होता है, ये जो भी आपके कशेरुकी होते हैं, कहते हैं कॉर्डेट्स होते हैं, उन सब में आपका मायोग्लोबिन मिलता ही है, जिसमें क्या होता है, आयरन अच्छे अमाउंट में मिलता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, समुदायों का पूर्ण क्रम, जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर स्थान बदलते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको सीयर कहते हैं। पिछले बार ये क्वेश्चन आया था कि जो समुदायों का पूर्ण क्रम जो एक निश्चित स्थान पर बदलता है, उसको हम सीयर कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन लग रहा है कुछ छूटा हुआ है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग के द्वारा होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस प्रकार होना चाहिए कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है। लग रहा है क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई, किस अंग से प्रारंभ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा
आमाशय। क्योंकि जो अगर ये क्वेश्चन होता है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से होता है, तो भाई हमारे कह सकते हैं कि आमाशय से भी होता है, छोटी आंत से भी होता है, इन्हीं दोनों से स्टार्ट हो जाएगा। बट क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन जो होता है किस अंग से प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ जब पूछा जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, आमाशय। क्या हो जाएगा, आमाशय। क्योंकि आपको पता है जो आमाशय स्टमक में होता है उसी में आपके रेनिन टाइप, रेनिन हो गया, कैसिन, बहुत से एंजाइम सीक्रेट होते हैं। रेनिन जो होता है ये आपके मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको ये डाइजेस्ट करने का काम करता है। तो क्वेश्चन ये था कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है, तो आप बोलेंगे आमाशय। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। आपको पता है चावल में जो ऊपरी स्किन होती है, जिसको भूसी के नीचे जो होती है, तो इसमें आपका विटामिन बी, थायमिन बहुत अच्छे अमाउंट में होता है। जब ये हट जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त के लिए, रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार है। आपको पता है विटामिन की जो है, आपको तो विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल, एक वाटर सॉल्युबल होता है, एक फैट सॉल्युबल। तो वाटर सॉल्युबल तो होगा नहीं, फैट सॉल्युबल ही होगा। फैट सॉल्युबल कौन से हमारे, ए डी ई के। तो इसमें जो विटामिन के होता है आपका, विटामिन के, ये हमारे रक्त के जमने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, मतलब पेड़ से कौन सा प्राप्त किया जाता है, शिलाजीत। शिलाजीत, शिलाजीत देखिए नाम इंडिकेट करे, शिला मतलब पत्थर, मतलब पत्थर से निकाला जाता है, तो होगा नहीं। ठीक है, सुहागा, सुहागा केमिकल सब्सटेंस, ये भी नहीं होगा। हींग, हींग जो होता है रेजिन बोलते हैं। हींग जो होता है जो कुछ ऐसे प्लांट हैं जो कि आपके अफगानिस्तान में ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, उन प्लांट की जड़ों से जो आपका, उनकी इन प्लांट की जड़ों से इसको, हींग को बनाया जाता है। ये इसके साथ नेपाल में भी काफी अच्छे मात्रा में मिलते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं, जो नियोप्रीन है ये एक आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं, बाकी सारे के सारे जो क्या है वो एक थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक उन्हें हम कहते हैं जैसे इस पर उनको मैं जला दिया, ठीक है, तो अगर हमने उसको जला दिया उसका शेप हम अगर बार बार चेंज कर ले रहे हैं, उसको थर्मोप्लास्टिक कर लेंगे तो हमारा नियोप्रीन होगा, बाकी सारे सारे अलग, क्योंकि सबके सल्फर के कंपाउंड होते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेफ्लॉन जो होता है आपको पता है कि ऐसे सबस्टेंसेस में यूज किया जाता है, जैसे कुकर का डंडल, कुकर के वो डंडा हो गया, हैंडल हो गया, फिर चाय बनाने वाले बर्तन का, तो वहाँ पे टेफ्लॉन यूज होता है। ठीक है, टेफ्लॉन की कोटिंग, सॉरी वहाँ पे बैकलाइट यूज होता है, गलती हो मुझसे, वो बैकलाइट का बना होता है। जो टेफ्लॉन होती है, जो नॉन स्टिक बर्तन होते हैं उन पे जो कोटिंग की जाती है ताकि बर्तन चिपके नहीं, तेल वगैरह, उसको हम टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, पॉलिथीन आपको पता है, पॉलिस्टीन भी पता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर के, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा, निम्न तत्वों पर विचार करिए। मानव मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, यह मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए टोटली बोल भी सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम अपनी हार्ट बीट को हम टोटली कंट्रोल नहीं कर सकते, बट क्योंकि हमारी जो, हम डर जाते तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ठीक है, हम सोते हैं तो हमारी हार्ट बीट, चूंकि हमारा माइंड कम वर्क करता है, हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो ये तो करेगा कि मानव मस्तिष्क जो होता है हृदय गति को नियंत्रित कर सकता है। यह शरीर के संतुलन के उत्तरदायी, बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में एक पार्ट होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, जो सेरिबेलम है, बैलम, बैलेंस से बना है, तो हमारे बॉडी के संतुलन के लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल है। तो दोनों दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप पे यूपी पीसीएस द्वारा सन 2021 में विज्ञान में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यूपी पीसीएस में 2021 में जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ था उसमें करीब 20 क्वेश्चन विज्ञान के आए थे। आइए हम सारे क्वेश्चन को लाइन से देख लेते हैं। ठीक है, काफी क्वेश्चन इसमें है वो आपके 19 से भी रिपीट हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो सीधे के सीधे 10 के 10 22 में आ गए, जिन क्वेश्चन को आप आराम से देख लेंगे। आइए देखते हैं। कह रहा है रक्त में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। ये क्वेश्चन मैक्सिमम लोग का गलत हुआ था, क्योंकि अब सबको रट्टा मार रखा था कि जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो नाइट्रेट, वो जल में जब नाइट्रेट का अधिकता हो जाती है तो उसकी कमी से होता है, और उसके कारण होता है। बट यहाँ क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा रक्त में, वो जल में नहीं पूछा जा रहा है, किसमें पूछा, रक्त में पूछा जा रहा है। तो रक्त में जो आपका कह सकते हैं कि रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो याद रखिएगा रक्त में जो होता है मैथ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो आपको पता ही है। ठीक है, रक्त में होता है, तो रक्त में जो मैथ हीमोग्लोबिन होता है उसकी उपस्थिति के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, जब रक्त में क्वेश्चन आ जाए रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो आपका मैथ हीमोग्लोबिन के चलते। फिर बोलता है कि वाटर में किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो आप बोलेंगे नाइट्रेट। जब वाटर क्वेश्चन में होता है तो हमारा नाइट्रेट होता है। ये मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। ठीक है,
तो ये भी मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन गलत हुआ था, क्योंकि सबको पता है कि जो पटुआ जिसको सन बोलते हैं वो मालवेसी का है, ठीक है, बट नहीं, यहाँ जो मोरैसी होता है जो कि सहतूत का, जो आपका टापा कपड़ा होता है सहतूत फैमिली के पौधे से बनाया जाता है। तो याद रखिएगा मोरैसी, मोरैसी ऐसी फैमिली जिसकी हेल्प से आपका टापा कपड़ा बनाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सिरका की उपस्थिति को आपको पता है, सिरका को हम एस्टम बोलते हैं लैटिन में, तो उससे एसिटिक एसिड सही है, बिल्कुल सही है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, भाई हड्डियों में पता है कैल्शियम फॉस्फेट बिल्कुल होता है, ठीक है, ये हमने देखा भी है, ये भी सही है आपका। नेक्स्ट कह रहा है दूध का खट्टा होना, नाइट्रिक नहीं, दूध का जो खट्टा होना होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है, दूध का खट्टा होना क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, क्योंकि आपको पता है दूध की शुद्धता को किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से, और दूध में लैक्टोज भी होता है। तो याद रखिएगा दूध का जो खट्टा होना है उसकी हेल्प से क्या, किसकी हेल्प से होगा, तो लैक्टिक एसिड। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। और क्वेश्चन में पूछा क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है, तुम्हारा यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। और लास्ट देख लेते हैं हम थोड़ा सा, अमाशय रस में उपस्थित अम्ल, आपको पता है जो आपका अमाशय में जो रस उपस्थित होता है उसमें भाई जो स्टमक में जो सिक्रीट होता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, उसमें हमारा ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में होता है। और यही जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो पेट के माध्यम को या एसिडिक बना देता है, जिसके चलते जो हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो किल हो जाते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। आइए, तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, दूध में खट्टा होना, इसका ऑप्शन लैक्टिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड नहीं होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खीरे को काट कर ये नमक पर डाला जाता है तो निम्न में से किसके कारण पानी निकलता है? आपको पता है कि जो आपका खीरे के ऊपर जब भी अगर काट के नमक डाल देते हैं तो परासरण होता है इसका आंसर। क्यों परासरण में होता है कि परासरण हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो नमक आपने डाल दिया, वहां कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो परासरण इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कह रहा है निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अवयव? देखिए एलपीजी सीएनजी पिछले बार 2022 में पूछा, 21 में भी क्या था, निम्न में से कौन सा एलपीजी का मुख्य अव्यय है? मुख्य अव्यय एलपीजी पूछा, ना तो सीएनजी पूछा है, ना सीएनजी पूछा है, ना नेचुरल गैस पूछा, पूछा क्या हमसे एलपीजी। तो आपको पता है एलपीजी में सबसे अधिक क्या होता है, ब्यूटेन होता है और प्रोपेन होता है। प्रोपेन ऑप्शन में है नहीं, तो क्या है ब्यूटेन और प्रोपेन, ठीक है। याद रखिए एलपीजी हमारे घर में यूज होती है, उसमें हमारा क्या होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन यूज होता है। इसके साथ एक और क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि जो एलपीजी सिलेंडर्स में जो बदबू के लिए आपका कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है? तो याद रखिएगा मरकैप्टन कंपाउंड, जो स्मेल आती है, ठीक है, वो मरकैप्टन कंपाउंड होता है, जिसमें मरकैप्टन आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है, नहीं याद रखिएगा, नाइट्रोजन का एक आवश्यक अवयव नहीं है, क्लोरोफिल का, आरएनए का, डीएनए का, और आपका कार्बोहाइड्रेट का। आपको पता है भाई क्लोरोफिल में आपका सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैग्नीशियम होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ठीक है, तो याद रखिए। बट चूंकि नाइट्रोजन में जिसकी जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में आपका नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, आरएनए में बिल्कुल होगा, डीएनए में भी होगा, बचा हमारे क्या कार्बोहाइड्रेट, कुछ कार्बोहाइड्रेट में भी होते हैं, बट इसमें से कौन सा नहीं होगा, तो हम कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल में भी होगा, आरएनए में होगा, डीएनए में तो होगा ही, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? कौन सा आवश्यक होता है? आपको पता है सामान्य दृष्टि के लिए भाई अलग अलग, फॉलिक एसिड आपको पता है B9 होगा नहीं, राइबोफ्लेविन ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपको हमारा क्या था B2 है ये, नियासिन B3 ये तो होगा नहीं, तुम्हारा क्या रेटिनॉल, रेटिनॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ए को, विटामिन ए की कमी से आपको पता है रतौंधी हो जाती है, आंखों की समस्या हो जाती है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लाइकेन, लाइकेन जो होता है इसको वायु प्रदूषण का सूचक बोलते हैं। वैसे मास भी आंसर सही है, बट आयोग ने आपका लाइकेन ही माना था। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो याद रखिए वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा जो सूचक होता है हमारा लाइकेन होता है। और लाइकेन आपको पता है किसका होता है, आपका एल्गीज और आपका फंगस दोनों का ही मिलने से आपका लाइकेन बनता है। नेक्स्ट कह रहा है राइबोफ्लाविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए राइबोफ्लेविन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, याद रखिएगा जो पेलाग्रा होता है वो नियासिन की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी हमारा थायमिन की कमी से होता है, बचा हमारा क्या, चेलियोसिस, चेलियोसिस जो होता है वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है, इसको याद रखिएगा, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, चेलियोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? नहीं याद रखिएगा, निम्न में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? अब पता है भाई डेंगू तो बिल्कुल मच्छरों से ही होता है, ठीक है, फाइलेरियासिस ये भी आपको पता है मच्छर इसको फैलाते हैं, मलेरिया भी है, तो बच्चा हमारा क्या, निद्रा रोग, निद्रा रोग जो होता है वो सीसी मक्खी के थ्रू होता है, किसके होता है, सीसी मक्खी जो होती है उसकी हेल्प से हमारा निद्रा रोग होता है, तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाहित नहीं है, बाकी सारे फाइलेरियासिस, मलेरिया, डेंगू सारे मच्छर वाहित है। सारे ऑप्शन को ध्यान दिया करिए आप। नेक्स्ट कह रहा है रक्त में शर्करा का स्तर समानता प्रदर्शित किया था, आपको पता है
जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल होता है नॉर्मल कह सकते हैं कि 150 से अबव जाए तो भी हार्मफुल है, और अगर इससे नीचे आता है तो रेंज कह सकते हैं 100 to 150 है तो ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होता है आपको पता है? जब रक्त में आपकी रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसको हम डायबिटीज कहते हैं या डायबिटिक मेलेटस कहते हैं, जो इंसुलिन की कमी के चलते होता है। बट यहाँ हम आते हैं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है रक्त में शर्करा का स्तर सामान्यतः किससे प्रदर्शित किया जाता है? तो याद रखिएगा ml/डेसीलीटर, ml/डेसीलीटर। मैक्सिमम क्वेश्चन गलत हुआ होगा ये, ml/डेसीलीटर की हेल्प से हम ऐसे लिखते हैं ml/dl लिखते हैं, डेसीलीटर से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं बॉटलिज्म क्या है? जो भोजन में विषाक्तता होती है, विषालापन आ जाता है उसी को हम बॉटलिज्म कहते हैं। वही जल तो होगा नहीं, बचा हमारे क्या भोजन, तो ऑप्शन पहला हमारे क्या, भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, भोज्य पदार्थ से होने वाला विषालापन नहीं, बी ऑप्शन सही है, संक्रमण नहीं कह सकते हम। भोज्य पदार्थ में जो विषालापन होता है उसको हम बॉटलिज्म कहते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है, बट आप ये याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट करें, निम्न में से कौन सा कण शून्य आवेशित है? शून्य आवेशित आपको पता है जो हमारा एटम होता है, नाभिक सॉरी परमाणु होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है, नाभिक के अंदर आपके दो प्रकार कण होते हैं, कौन से? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके बाहर आपके जो न्यूक्लियस के बाहर आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो क्या होता है ऋण आवेशित होते हैं। तो हमारा शून्य आवेशित क्या न्यूट्रॉन है, तो देखिए पॉजिट्रॉन ये तो होगा नहीं, क्योंकि पॉजिट्रॉन किसका अपोजिट है? पॉजिट्रॉन जो होता है वो हमारा प्रोटॉन का अपोजिट, ये होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित है। अल्फा अल्फा ये 2He4 इसको हम कहते हैं जो कि धनावेशित होती है, होगा नहीं, बचा हमारा क्या न्यूट्रिनो, तो न्यूट्रिनो क्या हो जाएगा हमारा? न्यूट्रॉन से न्यूट्रिनो याद रखिए हमारा क्या है? शून्यावेशित कण है। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सही है बोला जा रहा है, नहीं नहीं बोला जा रहा, ठीक है। कौन सा सही है? ये एक अदिश राशि है, ये एक सदिश राशि, आपको पता है विद्युत विभव नहीं, अगर इलेक्ट्रिक करंट होता तो वो सदिश राशि होती, बट ये हमारा क्या है? विद्युत विभव है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है एक अदिश राशि होती है, तो केवल ऑप्शन ए सही है, बाकी सब गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रभाव पराबैंगनी किरणों को काटता है? तो आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरणों को काटने का काम जो क्रूक्स कांच होता है, जिसका हम यूज करते हैं, धूप के जो चश्मे होते हैं उनमें हम क्रूक्स कांच का प्रयोग करते हैं, इसका ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, जो कि पराबैंगनी किरणें जो होती है उनको काटने का कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या है? तो आपको पता है क्वेश्चन बहुत बार मैं करा चुका हूँ कि फेफड़ों में जो गैसीय विनिमय है उसका एल्वियोलाई, जिसको हम वायुकोष्ठ बोलते हैं, जिसकी संख्या लाखों में होती है। जैसे अगर हम अपने लंग्स की बात करें, लंग्स दो होते हैं, ठीक है, एक लंग्स दायां होता है, एक लेफ्ट होता है, तो लंग्स में इसमें तीन लोब्स होते हैं, इसमें दो लोब्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा लंग बड़ा होता है, तो आपका दायां वाला बड़ा होता है, इसमें तीन लोब्स होते हैं, इसमें दो लोब्स होते हैं। और जो लंग्स होते हैं फेफड़े के अंदर से आपका ब्रांक्यूल्स होता है, ब्रांक्यूल्स से आपके ब्रांचूल्स होते हैं, ब्रांचूल्स से आपके छोटे छोटे एल्वियोलाई लगे होते हैं, जो कि गैस के विनिमय का काम करता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एल्वियोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ये सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं नेट मतलब मेरे चैनल पे, उसको देख लीजिएगा। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, बिल्कुल रेडियो धर्मिता बिल्कुल नाभिकीय गुण है, क्योंकि जो भी जब नाभिक में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में संख्या में इम्बैलेंस होने लगता है तो ही उस एलिमेंट के अंदर या उस नाभिक के अंदर अल्फा बीटा और गामा किरणों को निकालने की एक क्षमता जनित हो जाती है, जिसको हम रेडियो धर्मिता कहते हैं। तो पहला ऑप्शन तो सही है। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पता है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हमारा हमारा एटम बम काम करता है, हाइड्रोजन बम नहीं काम करता। हाइड्रोजन बम जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? वो काम करता है आपका नाभिकीय संलयन पे। किस पे? नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम काम करता है, याद रखिएगा। नाभिकीय विखंडन पे कौन सा काम करता है हमारा? हाइड्रोजन बम काम करता है, सॉरी नाभिकीय विखंडन पे हमारा एटम बम काम करता है, ठीक है। क्वेश्चन एक और बनता है, सूर्य में एनर्जी किस सिद्धांत पे कार्य करती है? जो सूर्य की एनर्जी होती है वो भी नाभिकीय संलयन पे काम करती है, तो ऑप्शन हमारा केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम, शीत प्रकोष्ठ में मतलब ये कोल्ड स्टोरेज में फल भंडारण जीवन देता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसमें ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया था, ठंडा किया था कि जो श्वसन की दर होती है फलों या सब्जियों की वो कम हो जाती है, इसीलिए वो जल्दी खराब नहीं होते। तो क्या हो जाएगा हमारा? श्वसन की दर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाई विटामिन ए, संतरा, खट्टे फलों में कहाँ मिलेगा भाई? विटामिन जो है रेटिनॉल होता है, वो कहाँ मिलता है हमारे? गाजर हो गया, फिर आम में भी मिलता है, गाजर हो गया, आम हो गया, ऐसे ऐसे फलों में मिलता है, पपीता हो गया, इनमें हमारा विटामिन ए मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। पहले विटामिन सी में खट्टे फलों में बिल्कुल मिलता है, विटामिन डी कॉड लिवर बिल्कुल, जो मछली का तेल होता है उसमें बिल्कुल मिलता है, विटामिन बी6 धान का चोकर, हाँ जो भूसी होती है उसमें बिल्कुल मिलता है। सारे ऑप्शन सही है, बस एक ही ऑप्शन हमारा गलत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं,
नीचे दो कथन दिए गए, इनमें से एक को अभिकथन ए एक और दूसरे को कारण एक आ गया। ध्यान से पढ़ा करें ऐसे क्वेश्चंस को, क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। मानव शरीर के लिए आवश्यक सभी विटामिन का संश्लेषण कर सकता नहीं। आपको पता है कि जो आपका मानव शरीर होता है वो सारे विटामिन का संश्लेषण नहीं कर सकता है, क्योंकि वो हमारे विटामिन दो टाइप के होते हैं, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील में हमारे ए डी ई के यही चार विटामिन होते हैं, बाकी बी और सी होते हैं वो जल में होते हैं, जो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। तो ये दोनों तो नहीं बनते हैं, ठीक है। इसमें केवल डी और के ही बन सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला हमारा ये गलत हो गया। कारण क्या बोल रहा है, शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होती है, बिल्कुल सही, केवल आर सही है। तो आर कौन सा सही है, ए और आर दोनों सही, गलत हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत हो जाएगा। ए सत्य है, आर गलत, ये भी गलत हो जाएगा। नहीं, केवल ए गलत है, आर सही, ये सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो ध्यान रखा करें कैसे एलिमिनेट करना है। आइए नेक्स्ट देख। साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने साइंस टॉप में। आज हम साइंस टॉप में यूपी पीसीएस 2022 में जो भी क्वेश्चन विज्ञान से पूछे गए हैं, हम उनको आज एक एक करके देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। याद रखिए कि यहाँ पे हम एलिमिनेशन राउंड कह सकते हैं, या एलिमिनेशन जो टेक्निक है हम उसको भी यूज़ करेंगे कि कैसे हम आसानी से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप पीसीएस या आईएएस के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अक्सर यहीं पे हम कंफ्यूज जाते हैं जल्दी जल्दी में, क्या सुमेलित नहीं है। हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हमारा सुमेलित या बैलेंस हमारा नहीं है। पहला कह रहा है लेंस की क्षमता, ये मात्रा है और ये आपका एसआई मात्रक है। क्या लेंस की क्षमता इसका मात्रक डायप्टर होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है उसका मात्रक डायप्टर होता है, इसको हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। आइए दूसरा कह रहा है दाब और दबाव, क्या इसका मात्रक पास्कल होता है। आपको अच्छी तरह पता है कि दाब का मात्रक जो होता है पास्कल ही होता है, क्योंकि इसको दाब में पास्कल का नियम भी पढ़ा हो, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता, क्या इसका मैडम क्यूरी है। नहीं, मैडम क्यूरी नहीं, इसका होता है हेनरी बैकुरेल। जो रेडियोएक्टिविटी की डिस्कवरी थी, एक साइंटिस्ट हमारे हेनरी बैकुरेल साहब, उन्हीं के नाम पे इनकी इसकी जो यूनिट होती है वो बैकुरल होती है। क्या होती है, जिसको BQ से दर्शाते हैं। और आपको पता है उष्मा की जो मात्रा होती है वो क्या होती है, वो जूल ही होती है। इसका क्या होता है, जूल ही। तो गलत हमारा क्या हो गया, रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता की मात्रा क्या होगी हमारी, वो हमारी बैकुरल होती है, ना कि क्यूरी। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित प्रकार के ऊर्जा उष्मा इंधनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है, ठीक है। अगर आप लोग बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं जहाँ पे पेट्रोल का यूज होता है, तो याद रखिएगा कार्बोरेटर सिंपल आप समझ सकते हैं कि बाइक वाला मैशनिस्ट बोलता है कि लाइए भैया कार्बोरेटर जाम हो गया है, ठीक है। तो डीजल तो होगा नहीं। और याद रखिएगा आपको पता भाप से कोई इंजन चलता नहीं है। देखिए कैसे इलिमिनेट कर रहे हैं। सपोज करें मैं नहीं पता आंसर, तो आपको पता भाई भाप इंजन तो यूज होता नहीं है इस समय, तो ये तो होगा नहीं। डीजल डीजल पेट्रोल दोनों और पेट्रोल इंजन। अब भाई डीजल, जिस मैंने पहले आपसे बोल दिया है कि यहाँ पे ये ऑप्शन प्रोवाइड करता है ताकि ईंधन हमारा जल्दी जल्दी जले, तो डीजल नहीं, तो इसमें ये भी एलिमिनेट हो गया। ये रिलेटेड बचा हमारा क्या, पेट्रोल, ठीक है। तो कार्बोरेटर कहाँ यूज होता है, आपके पेट्रोल इंजन, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे दिए गए यौगिकों में से कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, ठीक है। प्राकृतिक गैस जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं। तो नेचुरल गैस में मुख्यतः कौन सा अवयव होता है, हेक्सेन, ब्यूटेन, मेथेन और बेंजीन। जो नेचुरल गैसेस होती हैं उनमें हमारा जो मेथेन होता है वो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में होता है, वो कह सकते हैं अबाउट 45 to 50% हमारा मेथेन ही होता है। मुख्य अवयव हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मेथेन हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे। मान लिया वो क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट करते हैं आप, तो आपको पता है बेंजीन तो होगा नहीं। क्यों बेंजीन भाई, C6H6 कैसे हो जाएगा, इतना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इतना पॉसिबल नहीं है कि वो सिंपली गैस के फॉर्म में चेंज हो जाए। हेक्सेन भी नहीं होगा, क्योंकि हेक्सेन भी क्या हमारा है C6H12, जब ये नहीं है तो ये कहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो बचा हमारा क्या, ब्यूटेन और मेथेन। तो आपको पता है ब्यूटेन जो होता है वो जो घरों में जो गैस होती है उसमें ब्यूटेन मैक्सिमम अमाउंट में होता है, बट ऐसे नेचुरल गैसेस में क्या हो जाएगा, हमारा मेथेन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ नेक्स्ट चीज देखिए दोनों क्वेश्चन से मिल ही रहा है। संपीड़ित गैस जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में मुख्यतः क्या होती है। अभी हमने देखा नेचुरल गैस में मेनली क्या हो जाएगा, मेथेन। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में भी क्या हमारा हो जाएगा, मेथेन ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नीचे कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आप पहले ध्यान से पढ़ा करिए क्वेश्चन को, ताकि आसान से आप सॉल्व कर लें। कार्य के अभिकथन ए बोल रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। समरस का मतलब होता है होमोजीनियस। क्या होता है, होमोजीनियस होता है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो आपको पता है कि जो होमोजीनियस आपका मिक्सचर होता है, ऐसे मिक्सचर जिसमें विलय में विलायक के पूर्णतः गुण जाए उनको समांग मिश्रण कहते हैं। हिंदी में समझिए समांग मिश्रण।
समरस का मतलब क्या होता है? समांग मिश्रण। ऐसे मिश्रण जिसमें विलेय तथा विलायक दोनों ही आपके पूर्णतः मिल जाते हैं उसको हम समांग मिश्रण कहते हैं। और समांग मिश्रण जिस मान हमने एक गिलास पानी ले लिया, इसमें मैं नमक डाल दिया, नमक पूरा घुल गया। अब यहाँ का टेस्ट देखिए चाहे यहाँ का टेस्ट देखिए, कहीं का टेस्ट आप देखेंगे वो दोनों ही इक्वल मिलेगा, तो हमारे क्या हो जाएगा? समांग मिश्रण हो जाएगा। विस्मांग मिश्रण ऐसा हो जाता है, इस मान हमने चीनी में बालू मिला दिया, तो भाई कहीं ज़्यादा मिलेगा, कहीं कम मिलेगा, तो विस्मांग मिश्रण हो गया। तो विस्मांग मिश्रण में हर जगह आपका इक्वल अमाउंट पे नहीं मिलेगा, ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। तो कह रहा है एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। ऑब्वियस सी बात है भाई कि जब पूर्णतः घुला हुआ है ये तो समरस ही होगा, तो कथन तुम्हारा सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। भाई अगर डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मिलाएंगे तो समरस कहाँ होगा? ये नहीं होगा। तुम्हारा ए सही है, आर गलत है। आइए देखते हैं, ए सही आर गलत, बस यही सही है, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है सल्फा ड्रग निम्न में से किस प्रकार की औषधि है? अब आपको पता होगा, अगर थोड़ा सा आपने अगर 12th केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें चैप्टर हमारा सल्फा ड्रग वाला है, तो आपको याद होना चाहिए जो सल्फा ड्रग होता है एज ए एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रति जीवाणु। क्या हो जाएगा? प्रति जीवाणु, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण मतलब बायोडिग्रेडेबल है? निम्न में से कौन सा पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है? जैव निम्नीकरण का मतलब ये होता है कि अगर उन्हें खुले में छोड़ देते हैं तो अपने आप नष्ट हो जाए, ठीक है, और हमारी इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाए। प्लास्टिक का आपको पता भाई, प्लास्टिक छोड़ दीजिए 45 साल 50 साल तक खराबी नहीं होती है, तो ये तो होगा नहीं। कांच की बोतल और भी आगे है, कांच की बोतल छोड़ दीजिए सड़ती नहीं है हजारों साल तक, तो ये भी नहीं होगा। एल्युमिनियम फॉयल पता है कि एलिमेंट है, तो ये भी खराब नहीं है। तो बच्चा हमारा क्या? ऊन, क्योंकि ऊन क्या होता है? अगर प्राकृतिक ऊन है तो भेड़ से मिलता है या सिंथेटिक चीजों से मिलता है, सॉरी प्राकृतिक चीजों से मिलता है, तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऊन, ठीक है। ऊन को आप छोड़ दीजिए, खराब नहीं होगा, सॉरी खराब हो जाएगा आराम से, जैव निम्नीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है उष्मा गतिकीय आई मीन थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा होता है? आपको पता है कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है, जिसमें हमारा एक है ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा, ग्रेफाइट होगा, हीरा हो गया, और एक और होता है बकमिस्टर फ्लोरीन। बकमिस्टर फ्लोरीन, ये तीन ही मेन है, ठीक है। तो उसमें अब देखिए कोयला भी हो जाएगा हमारा। अब कह रहा है सबसे स्थिर रूप कौन सा है? तो भाई हीरा जब पूछता है ना सबसे कठोर रूप कौन सा, तो हीरा हो जाता, तो हीरा तुम्हारा होगा नहीं। कोयला, क्योंकि पता भाई कोयला हर जगह, अपभ्रंश मामला में ये भी नहीं होगा, तुम्हारा बचा क्या? ग्रेफाइट। जब से क्वेश्चन पूछेगा थर्मोडायनेमिकली लॉन्ग टाइम तक कौन सा अपर रूप सबसे अधिक स्थिर मात्रा में रहता है, तुम्हारा क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। अगर पूछता सबसे स्ट्रॉन्ग थर्मोडायनेमिकली स्ट्रॉन्ग पूछता, सबसे कहता है कि कार्बन का सबसे स्थिर अपर रूप या सबसे टाइट अपर रूप कौन सा, तो हीरा बोलते हैं आप, ठीक है। बट जो पूछा थर्मोडायनेमिकली मतलब हीट को थोड़ा थर्मोडायनेमिकली देखेंगे आप, तो सबसे स्थिर रूप हमारा ग्रेफाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नीचे सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों में दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करिए। आइए देखिए, अब देखिए ऐसे में आप कूट से ध्यान करिएगा, नहीं आता अगर एक आदमी को मिल गया तो हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए खट्टे नासूर किससे कीट से होगा कि ऑक्सीजन से होगा, मैं नहीं पता है। गन्ने का सड़न रोग मान लीजिए ये भी नहीं पता है। आलू का कृष्णकांत रोग, ठीक है। अब आपको पता है कि जो आलू का कृष्णकांत हमने कोल्ड स्टोरेज में क्यों रखते हैं? ताकि वो खराब ना हो, ठीक है। और उसमें किसकी कमी से खराब हो सकता है? तो ऑक्सीजन की कमी से। तो एक तो हमें मिल गया, तो सी का हमारा क्या हो जाएगा? दो। तो सी का दो किसमें है? किसमें? इसमें है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें बस लास्ट डी ऑप्शन खत्म, ठीक है। तो अब इच्छा तो उसके बाद आप मिलाइए ना मिलाइए। अब गेहूं का साहू नहीं, साव होता है, तो ये रोड हमारा किस कीट से हो जाएगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप मिला लेंगे, ठीक है, पूरा पूरा ऑप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं निम्न में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? तो याद रखिएगा दो स्तनधारी जो अंडे देते हैं, एक होता है एकिडना और एक होता है पैलीपेटस। पैलीपेटलस, ये दो ऐसे स्तनधारी हैं जो कि अंडे देते हैं, पैलीपेटलस बोलते हैं, पैलीपेटस, और एक हमारा एकिडना। ऐसी दो स्तनधारी हैं जो कि अंडे देती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, जनरल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हमारा कह रहा है बैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? बैसिलस होमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अगर केवल इन्फ्लुएंजा होता तो हम बिल्कुल इन्फ्लुएंजा बना देते, ठीक है। बट चूंकि होमोफिलस इन्फ्लुएंजा है तो इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे, एक हमारा डी भी सही होगा और ये, क्योंकि न्यूमोनिया इन्फ्लुएंजा से भी होता है, ठीक है। और चूंकि छोटे बच्चों मेनिंजाइटिस, जिसको मिर्गी एक तरह से बोलते हैं, मेनिंजाइटिस टाइप की जो डिजीज होती हैं, वो होमोफिलस इन्फ्लुएंजा और निमोनिया दोनों के कारण हो सकता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जा रहा है? आपको पता है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मीन्स ये आपकी सोलर एनर्जी को जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अब कह रहा है इलेक्ट्रिक से कोशिकाओं द्वारा, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा, शुष्क कोशिकाओं द्वारा, या
वोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। अब याद रखिए जब भी सौर ऊर्जा की बात करते हैं आपको यह टर्म याद होगा फोटोन। जो सौर ऊर्जा होती है वो फोटोन के फॉर्म में, एनर्जी बंडल जिसको हम फोटोन कहते हैं, सौर ऊर्जा तो होती है एनर्जी बंडल्स के फॉर्म में आते हैं, तो बंडल को हम फोटोन कहते हैं। तो जहाँ फोटोन आ जाए समझिए वो आंसर होगा। फोटोन हमारे किसमें आया, ये फोटोवोल्टेइक कोशिकाओं द्वारा। तो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में जो सोलर पैनल होते हैं किसके थ्रू होता है, फोटोवोल्टिक कोशिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है, एशियाई बाघ मच्छर, क्यूलेक्स मच्छर, एनाफिलिस मच्छर। तो इसका सही आंसर क्या है, एडीज मच्छर। एडीज एजिप्टी एक ऐसी स्पीसीज है जिसके काटने से हमारा डेंगू बुखार होता है, इसको आप याद रखेंगे। क्यूलेक्स होगा नहीं, एनाफिलिस होगा नहीं, ठीक है, तो बच्चा हमारा क्या है, एडीज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, स्पार्टिम, संश्लेषित मधुरक, रेयन, रूपांतरित स्टार्च, नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन। तो ये हार्मोन वाले चैप्टर मैंने बताया कि ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन तो है ही है, ठीक है, जो कि हमारे सेक्सुअल डिजायर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब नियोप्रीन संश्लेषित रबड़, ये भी सही है, क्योंकि नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ इसलिए होता है कि इसमें कुछ सल्फर के कंपाउंड मिलाए जाते हैं। स्पार्टिम आपको पता है, सक्रीन, स्पार्टिम, ये ऐसे सक्रीन और स्पार्टिम ये ऐसे सिंथेटिक स्वीटनर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं मिठास के लिए। तो बच्चा हमारे क्या, रेयन। रेयन भाई रूपांतरित स्टार्च, स्टार्च तो वर्ड आना नहीं चाहिए क्योंकि रेयन क्या है, सिंथेटिक है। रेयन आप कह रहे हैं रेयन का बना हुआ, तो रेयन क्या है, सिंथेटिक है, तो रूपांतरित है। ये अक्षर हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए इस तरह जो भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए तो उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, आगे इसकी सीरीज चलती रहेगी, उसमें भी आप ध्यान देते रहिए, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।